नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट जो सीडीपी के महत्वपूर्ण नोट्स हैं, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लेकर के हम आए हैं। बुद्धि के सिद्धांत हैं, कर्व हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। उन पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर समराइज़ करेंगे, यानी कि बहुत ही कम टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इसी वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 15 सवाल तक आप वहाँ पर हल कर पाएँ। तो अगर आपने कुछ भी ना किया हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत और मापन, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। आपसे जो है एग्जाम में बुद्धि के सिद्धांत कई बार पूछे गए हैं, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा है, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना इसको, एक कारक तो अल्फ्रेड बीने। अगला हमारा है द्विकारक सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, स्पेयरमैन। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है बहुकारक सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बहुकारक सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और चौथा हमारा हो जाएगा समूह कारक, जिसको ग्रुप तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि है थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना इसको, थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे रखे मिलेंगे। अगला हमारा है पदानुक्रमिक या फिर त्रिआयामी सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर था बहुकारक सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पर है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत है और बहुकारक सिद्धांत, तो यहाँ पर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। अगला हमारा है बुद्धि मापन। जो बुद्धि का सबसे पहला मापन है वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का जो सबसे पहले किसने किया था, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि का मापन किया गया था। अगला हमारा है बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू की बात की जाए, इसे ज्ञात करने की विधि टर्मन ने दी थी। आईक्यू को ज्ञात करने की जो विधि है वो किसने दी थी, टर्मन ने दी थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी जान लीजिए, आईक्यू का जो है फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऊपर क्या होता है, मेंटल आयु यानी कि मानसिक आयु, और नीचे होती है हमारी बायोलॉजिकल आयु। ठीक है सारे, और इंटू किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ऊपर हो जाएगी हमारी मानसिक आयु, नीचे हो जाएगी हमारी शारीरिक आयु, और गुणे 100। ये हमारा होता है फार्मूला, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आप जानते होंगे। अगला हमारा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास किसका है, जीन पियाजे का। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखते हैं। पहला हमारा है इंद्रिय जनित या फिर संवेदी गामक अवस्था, जिसको 0 से 2 वर्ष तक कहते हैं। दूसरी हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। तो इंद्रिय जनित या फिर संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर मतलब अवस्था नंबर 3, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था हमारी हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक अवस्था, जो कि कब से, 11 से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है। 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक अवस्था। तो ध्यान रखना इनको, ये 4 ही अवस्थाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूछी ही जाती हैं, मतलब हर एग्जाम में समझिए पूछी ही जाती हैं। अगला हमारा है अधिगम, यानी कि सीखने के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रयत्न और भूल, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सिद्धांत किसका है, तो ये किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहली बात थॉर्नडाइक के द्वारा। तो प्रयास और भूल या फिर प्रयास या त्रुटि, प्रयत्न या त्रुटि, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना है आपको, किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। हाँ, अगला है हमारा, इसे उद्दीपन अनुक्रिया और संयोजकवाद भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया और संयोजकवाद भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला हमारा है सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है, जो कि कहाँ से थे, जर्मनी से थे। इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किया था। तो सूझ यानी सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा, जो कि जर्मनी से थे। इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किया था। ध्यान रखना है, दोनों बातें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस पर किया था। अगला हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, पालो के द्वारा दिया गया है, जो कि कहाँ से थे, रूस से थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना, जो शास्त्रीय अनुबंधन है या फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, पावलो के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ से हैं, रूस से हैं, जिन्होंने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था। अगला हमारा है क्रिया प्रसूत अधिगम, जिसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि BF स्किनर के द्वारा अमेरिका
जो कि अमेरिका से थे। इन्होंने किस पे किया था, चूहे और कबूतर का प्रयोग पर मतलब किया था, चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, शास्त्रीय अनुबंधन किसके द्वारा है, पार्लो के द्वारा। और क्रिया प्रसूत अधिगम यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ से थे, अमेरिका से थे। पार्लो कहाँ से थे, रूस से थे। इन्होंने किस पे किया था, स्किनर ने चूहों और कबूतर का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा अन्य इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं और उनके जनक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। मतलब वन लाइनर फॉर्म में आप यहाँ पढ़ लीजिए, वहाँ पर MCQ फॉर्म में पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए, नैतिक विकास यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है सामाजिक विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेगोस्की। CDP का पेपर हो, उनके बारे में ना पूछा जाए तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, समझ लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर आपके बन गए। तो नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास किसके द्वारा, लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा, और सामाजिक विकास वेगोस्की के द्वारा। अगला हमारा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो विलियम जेम्स को। किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। अगला पॉइंट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है, ध्यान रखना कौन है, थॉर्नडाइक। अगला हमारा है यहाँ पर SR थ्योरी। SR थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और जो RS थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, BF स्किनर के द्वारा। दोनों में ही अंतर ध्यान रखना, एक SR थ्योरी है, एक RS थ्योरी है, ठीक है। तो जो SR थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, जबकि जो RS थ्योरी है वो किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा दी गई थी। अगला हमारा है मूल प्रवृत्तियाँ, जो कि मैकडोगल, कुल प्रवृत्तियाँ 14 प्रवृत्तियाँ हैं। और बेल लिपि जो है, जो किसके द्वारा दी गई थी, तो लुइस ब्रेल के द्वारा। मूल प्रवृत्तियाँ किसके द्वारा, मैकडोगल के द्वारा। किसमें कितनी प्रवृत्तियाँ हैं, तो 14 प्रवृत्तियाँ हैं। और जो ब्रेल लिपि है वो किसके द्वारा, लुइस ब्रेल के द्वारा। चलते हैं अगले, जो हमारे प्रमुख हैं, क्या है, अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख शिक्षण विधियाँ। कौन कौन सी हैं प्रमुख शिक्षण विधियाँ, एग्जाम में ये भी पूछी जाती हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा किंडरगार्टन विधि, यानी कि प्रोफेल, जो कि जर्मनी से थे। इनके अनुसार पहले पढ़ना और फिर लिखना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसके अनुसार जो है पहले पढ़ना और फिर लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रोबेल के अनुसार हो जाएगा। और ये कौन सी विधि होती है, कौन सा मेथड होता है, तो ये होता है हमारा किंडरगार्टन मेथड, ध्यान रखना, जो कि कहाँ से थे, जर्मनी से थे। ये सारे पॉइंट इनके थे, पहले पढ़ना चाहिए और फिर लिखना चाहिए। ये किंडरगार्टन मेथड में होता है, जो कि किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था, ठीक है। आगे हमारा है मॉन्टेसरी विधि, यानी कि मॉन्टेसरी मेथड, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की थी। इनके अनुसार पहले लिखना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार क्या था, पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, मॉन्टेसरी में थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर है पहले लिखना चाहिए उसके बाद में पढ़ना चाहिए। अगला हमारा है प्रोजेक्ट विधि, यानी कि प्रयोजन विधि। यहाँ पर कहा गया किलपैट्रिक, किसके द्वारा दिया गया था, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ से थे, अमेरिका से। अगला हमारा है प्रश्नोत्तर, यानी कि क्वेश्चन मेथड, जो कि सुकरात के द्वारा दिया गया था। अगला है संवाद विधि, जो कि प्लेटो के द्वारा दी गई थी। संवाद विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो प्लेटो के द्वारा। और आगमन और निगम विधि अरस्तु के द्वारा दी गई थी। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से देख लीजिए इनको। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, जो कि इटली की थी। इनके अनुसार पहले लिखना होगा और बाद में पढ़ना होगा। और प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, जो कि किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ से थे, अमेरिका से थे। और प्रश्नोत्तर विधि, जो कि सुकरात के द्वारा दी गई थी। संवाद विधि, जो कि प्लेटो के द्वारा दी गई थी। और आगमन और निगम विधि, जो कि अरस्तु के द्वारा दी गई थी। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा रह गया लास्ट वाला खेल विधि, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी कोल्डवेल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, जो सुकरात हैं प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा इस पास से, तो सुकरात फिर प्लेटो फिर अरस्तु, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि अधिगम के विकार। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आना ही आना है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं, जिससे आपके जो है कम टाइम में एक बेहतरीन रिवीजन हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा होगा तब भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे वहाँ पर। देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये कैसी डिसेबिलिटी है आपको बताना है। तो ये पठन यानी पढ़ने संबंधी विकार हैं। देखना है आपको यहाँ पर डिसलेक्सिया कैसी है, तो ये पठन और पढ़ने संबंधी विकार हैं। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने संबंधी विकार हैं। डिसलेक्सिया ध्यान रखिएगा किससे है, पढ़ने के संबंधित, यानी कि बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया। अगर डिस्ग्राफिया है यानी कि लिखने संबंधित विकार है, उसको किस प्रकार की समस्या है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है। अगला हमारा है डिस्कलकुलिया। डिस्कलकुलिया का होता है जो कि गणित संबंधी, मैथ प्रॉब्लम जो होती है उसको, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तब होता है डिस्कलकुलिया। ध्यान रखना ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला हमारा है डिस्थीमिया, जो कि गंभीर तनाव की अवस्था होती है। स्ट्रेस प्रॉब्लम जब होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्थीमिया। अगला हमारा है डिसिमोर्फिया, जो कि होता है भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति होती है तो डिसिफोर्मिया। अगला हमारा है अफेजिया, अफेजिया
जो कि मुख्य रूप से लिखने में समस्या उत्पन्न करता है। मुख्य रूप से किसमें लिखने में समस्या उत्पन्न करता है? अफेजिया। तो डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ग्राफिया भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कैलकुलिया और डिस्थीमिया, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। इसमें से आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में संबंधित समस्या वो करता है, डिस्ग्राफिया जो कि लिखने के संबंध में, डिस्कैलकुलिया जो कि मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय गणना संबंधी विकार है, और डिस्थीमिया जो कि गंभीर तनाव की अवस्था है, और डिस्मोफिया भ्रम की स्थिति है, और अफेजिया जो कि मुख्य रूप से लिखने की समस्या उत्पन्न करती है। चलते हैं, अगला हमारा है अपसारी या अभिसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्स और कन्वर्स थिंकिंग की बात करते हैं, जो कि गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1956 में प्रस्तुत किया। तो पहले पढ़ते हैं अपसारी चिंतन, जो कि क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। समस्या के एक से अधिक हल होते हैं, समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। डाइवर्ट थिंकिंग का मतलब क्या है? आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताई, अब उस बच्चे ने उसके कई सारे प्रॉब्लम के मतलब सोल्यूशन निकाले, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्ट थिंकिंग। तो बच्चे की थिंकिंग कैसी है? डाइवर्ट थिंकिंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सृजनात्मक भी बोलते हैं, कल्पनाशीलता भी बोलते हैं, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोच से भी संबंधित है। आपको एग्जाम में यही सारे पॉइंट आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन से थिंकिंग को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये किसको करते हैं? अपसारी चिंतन को, यानी डाइवर्स थिंकिंग को प्रोत्साहित करते हैं। जब समस्या के एक से अधिक हल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डाइवर्ट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। यह सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है अभिसारी चिंतन, जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। समस्या एक ही निश्चित उत्तर होता है। समस्या का मतलब एक ही निश्चित उत्तर होता है। आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताई और उसका जो है सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलिए, तो कन्वर्ट थिंकिंग क्या होती है? समस्या एक ही मतलब समस्या का जो है एक ही निश्चित उत्तर होता है, तो वहाँ पर हमारी हो जाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, दिल्ली ही है, बात खत्म। तो यह बुद्धि और तथ्यों पर आधारित होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा बुद्धि और तथ्यों पर आधारित थिंकिंग कौन सी होती है, यानी कि चिंतन कौन सा होता है, तो अभिसारी चिंतन होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। चलते हैं आगे। सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PYQ देखा होगा तो हर मतलब सेट में कहीं ना कहीं एक नया क्वेश्चन इससे पूछा ही गया है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। देखिए, सीखने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। सीखने के आधार पर कर्व कितने प्रकार के होते हैं? लर्निंग कर्व 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है सरल रेखीय वक्र। सीखने की दर एक समान रहती है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है, और लीनियर कर्व होती है इनकी, एकदम सीधी सरल रेखा। ठीक है, तो ये जो हमारा है सरल रेखीय वक्र, ये कुछ इस प्रकार बनता है। अगला हमारा है उन्नतोत्तर, यानी कि नकारात्मक या फिर अवतल। ये इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, नकारात्मक, अवतल या फिर उन्नतोत्तर। ये वक्र किस प्रकार से बनते हैं? तो इसमें क्या होता है? प्रारंभ में गति तीव्र होती है, उसके बाद में धीमी हो जाती है। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, शुरुआत में जो है स्पीड तेज होगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? धीरे हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलते हैं, अगला हमारा है तीसरा वाला है। आपको बस इनके जो नाम ध्यान रखने हैं कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, नकारात्मक, अवतल या फिर उन्नतोत्तर। तो ये किस प्रकार के होंगे? इसमें जो होगी गति शुरुआत में तीव्र होगी, बाद में फिर धीमी हो जाएगी। आपसे एग्जाम में ये दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देकर के, इनमें से कौन सा है, कौन सा वक्र बनेगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है नदोत्तर या फिर सकारात्मक उत्तल वक्र। पहले इसमें क्या होता है? गति धीमी होती है और फिर तेज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? नदोत्तर या फिर सकारात्मक या फिर उत्तल वक्र, इसमें पहले जो है गति क्या होगी? धीमी होगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ आप समझ लीजिए, ऐसे बनेगा। पहले जो गति धीमे होगी और उसके बाद में तेज हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। पहले धीरे धीरे ऐसे धीरे होगी, फिर अचानक से जो है तेज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला हमारा है वक्र, तीसरा ये था, चौथा यहाँ पर है मिश्रित वाला। यानी मिश्रित में क्या होता है? इस तरीके से कर्व होता है और गति धीमी और तेज होती रहती है। इसमें जो एस आकार जो है बनता है, पहले जो है गति धीमी होगी, फिर अचानक तेज होगी, फिर से जो है धीरे होने लगेगी। तो ये इस प्रकार का जो है बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एस आकार या फिर सीढ़ीदार वक्र। तो गति धीमी तेज होती रहती है किसमें? मिश्रित में। उम्मीद है आप सारे जो है कर्व समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड। पहला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा। अगला हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि है एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा है प्लेवे, जो कि किसके द्वारा? हेनरी कोक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। स्कूल और समाज
सोसाइटी एंड स्कूल जो कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई हैं। एडोलसेंस जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई हैं। और थ्योरीज किसके द्वारा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो कि हिलगार्ड के द्वारा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड के द्वारा, और एमिल जो है रूसो के द्वारा। तो एक बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान या फिर एनिमल इंटेलिजेंस जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। प्लेवे जो कि हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा लिखी गई हैं। स्कूल और समाज, सोसाइटी एंड स्कूल जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई हैं। एडोलसेंस जो कि है स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई हैं। और थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो कि हिलगार्ड के द्वारा लिखी गई हैं। और हमारी लास्ट है कौन सी है, अमील जो है रूसो के द्वारा लिखी गई हैं। अगला हमारा है मानवतावादी सिद्धांत जो कि अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर मास्लो ने मानव ज़रूरतों का पदानुक्रमण किया है, जिसमें 5 स्तर बताए हैं। पहला है निम्न स्तर, जिसमें भोजन, नींद, पानी। दूसरा सुरक्षा, फिर सामाजिक और आर्थिक। और आखिरी हमारा हो जाएगा प्रेम और परिवार। उच्च स्तर क्या होता है, जो सबसे उच्चतर स्तर है वो कौन सा, सम्मान और पहचान की भावना आती है। और आखिरी में आत्म शांति की, ये जो हमारा लक्ष्य